एक तरफ देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की रणनीति बदल रही है। प्रधानमंत्री ने कल समीक्षा बैठक की, कई निर्देश जारी किए हैं। वहीं दिल्ली में संक्रमण कैसे रुके, इसकी रणनीति बनाने के लिए आज सुबह 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, होम सेक्रेटरी, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और एम्स की डायरेक्टर एक साथ बैठकर बातचीत करेंगे। भारत में कोरोना के केस 3 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में ब्रिटेन को पछाड़कर भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। नए मामलों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,427 नए मरीजों की पहचान हुई है। दिल्ली में एक दिन में 2,134 कोरोना संक्रमित के नए मामले आए हैं। देश में कोरोना के 2/3 मामले 5 राज्यों में हैं। कई बड़े शहरों में कोरोना का ज्यादा संक्रमण है। नए मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है। पहली बार 24 घंटे में 11,458 नए केस सामने आए हैं। अब तक 8,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे डराने वाली बात यह है कि नए मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पहले 1 लाख केस होने में 110 दिन लगे, 2 लाख केस होने में 15 दिन लगे और अब 10 से 11 दिन में ही 1 लाख केस और बढ़ गए हैं। कोरोना की रफ्तार बहुत परेशान करने वाली है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालात को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कोरोना वायरस के वर्तमान संक्रमण की रफ्तार और भविष्य की तैयारियों पर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री ने अगले 2 महीनों की तैयारी की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को इमरजेंसी प्लान बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मानसून की शुरुआत के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय को तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए कहा है। चिंता की बात यह भी है कि दिल्ली में पहली बार 24 घंटे में सामने आने वाले कोरोना केस 2000 के पार पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को दिल्ली सरकार के साथ बैठक कर रणनीति बनाने को कहा है। आज 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के साथ अहम बैठक होने वाली है। अमित शाह दिल्ली के नगर निगमों के चेयरमैन के साथ भी बात करेंगे। तमाम बैठकों का मुद्दा दिल्ली में संक्रमण के चक्र को तोड़ने के एजेंडे पर तेजी से बढ़ना है। कोशिश ये है कि वायरस के खिलाफ पूरी ताकत से तमाम संस्थान मिलकर लड़े और लोगों की जान बचाई जा सके। राहुल श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में फिर से 2000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं और इन सब के बीच उपराज्यपाल ने नियमों को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो भी नियमों को तोड़ेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में कोरोना पता नहीं क्या करके मानेगा। संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 39,000 के करीब पहुंच गया है। 24 घंटे में दिल्ली में 2,134 संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में संक्रमण से 57 लोगों ने दम तोड़ा है। दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या अब 38,958 हो गई है। दिल्ली में अब तक 1,271 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। दिल्ली कोरोना कैपिटल बनने की ओर बढ़ चली है। संक्रमण है कि बढ़ता ही जा रहा है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि संक्रमण की रफ्तार पर लगाम कैसे लगाई जाए। जाहिर सी बात है कि संक्रमण बढ़ने के पीछे नियमों का न मानना है और ये बात दिल्ली वालों को माननी ही पड़ेगी कि संक्रमण रोकने के लिए नियमों से खिलवाड़ न करें। वैसे नियम तोड़ने वालों पर अब दिल्ली के उपराज्यपाल भी सख्त हो गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। उपराज्यपाल के निर्देश, क्वारंटीन नियम का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सार्वजनिक जगहों पर पान गुटखा खाने की मनाही, पहली बार नियम तोड़ने पर 500 रुपये जुर्माना, दूसरी बार नियम तोड़ने पर 1,000 रुपये जुर्माना, जुर्माना न देने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। मतलब सीधा और साफ है कि कोरोना को परास्त करना है तो हर हाल में नियमों को मानना ही पड़ेगा। पंकज जैन, दिल्ली आज तक।
बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां पर कोरोना कम होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं सियासत अपने चरम पर है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से उद्धव सरकार पर हमला बोल दिया है, जहां महाराष्ट्र में कम टेस्टिंग का आरोप लगाया गया है। महाराष्ट्र में एक ओर कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक हुई, जहां एक बार फिर फडणवीस ने महाराष्ट्र में कोरोना के टेस्ट कम करने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में हमारे पास 38,000 हर दिन टेस्टिंग की सुविधा है। हम 14,000 टेस्टिंग करते हैं। मुंबई में 12,000 की सुविधा हमारे पास है। हम 4,000 टेस्टिंग करते हैं और 4,000 में भी एवरेज 1200, 1300, 1400, कभी 1500 लोग पॉजिटिव वहां पर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो हमारे यहाँ पर कोरोना का प्रादुर्भाव है वो बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग कम टेस्टिंग करके उसके नंबर्स को कम रखने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत सिर्फ टेस्टिंग को लेकर नहीं हुई, बल्कि टेस्टिंग की कीमत को लेकर भी हुई। महाराष्ट्र सरकार ने टेस्टिंग के रेट फिक्स कर दिए, लेकिन फडणवीस का कहना था कि केंद्र सरकार के फरमान के बाद सरकार ने ये फैसला किया। देखिए, ये कॉस्ट भी जो कम हुई है, आईसीएमआर ने एक पत्र महाराष्ट्र को भेजा और उनको कहा कि ये बहुत ज्यादा कॉस्ट है, इस कॉस्ट को कम कीजिए। उसके लिए आप प्राइस निगोशिएशन कमेटी बनाइए या किसी मैकेनिज्म को लगाकर कॉस्ट को कम कीजिए, तब जाकर अभी ये 2200 रुपए की कॉस्ट हुई है। मुझे लगता है इससे भी कम कॉस्ट हो सकती है। हॉस्पिटल से पिकअप करना और रिपोर्ट देना आरटीपीसीआर का, इसके लिए 2200 रुपये, और किसी के घर जाके फिर घर जाना है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन है, उसके लिए पीपी किट यूज़ करना है, तो ये सभी लैब को खर्चा आ सकता है। तो इसीलिए अगर किसी के घर जाके करना है तो 2800 रुपये। तो मुझे लगता है कि 2200 और 2800, तो ये दो रेट्स हमने फिक्स किए। हमारे देश के जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे कम रेट, न्यूनतम रेट आज महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के नए केस सामने आए हैं। वहीं 113 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 1,04,000 के पार पहुंच गई है। वहीं 3,830 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मुंबई का हाल सबसे बुरा है, जहां 56,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 2,000 से ज्यादा है। बहरहाल महाराष्ट्र में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मुंबई से विद्या और दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। भारत नेपाल सीमा पर शुक्रवार को हुए गोलीकांड के बाद सीतामढ़ी के नारायणपुर गांव में मातम पसरा हुआ है। जिस शख्स को नेपाल पुलिस ने अगवा कर लिया था उसे तो रिहा कर दिया गया है, लेकिन गोलीकांड के पीछे जो कहानी सामने आई है वो भारत नेपाल संबंधों पर मंडराने वाले किसी बुरे साए की तरह ही है। सदियों पुराने संबंधों और रिश्तेदारियों में सियासत का ऐसा जहर घुला कि पड़ोसी देश नेपाल अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों का खून बहाने पर उतर आया। भारत और नेपाल को जोड़ने वाले जिन रास्तों पर आज तक सरहद के निशान भी नहीं बनाए गए, उन्हीं रास्तों को नेपाल की पुलिस ने हिंदुस्तानियों के खून से लाल कर दिया। सीतामढ़ी जिले में जो इंडो नेपाल बॉर्डर है उसी जगह मौजूद है जहां पर कल फायरिंग की घटना घटी थी। और आप ये देख लिए, इस तरफ जो है ये नेपाल की सीमा है और जहां मैं खड़ा हूं ये भारत की सीमा है। और ठीक इसी जगह पर जो है कल कुछ ग्रामीणों के साथ विवाद हुआ नेपाली पुलिस का, और उसके बाद जो है नेपाल पुलिस की तरफ से 15 से 16 राउंड फायरिंग की बात सामने आई। और इस पूरी घटना में जो है 3 लोगों को गोली लगी, एक की मौत हो गई, 2 घायल है जिनका इलाज चल रहा है सीतामढ़ी में, और एक जो ग्रामीण है उसको बंधक बनाकर नेपाल पुलिस ने तकरीबन 24 घंटे तक अपने कब्जे में रखा और उसके बाद उसे छोड़ा गया आज सुबह में। शुक्रवार को सीतामढ़ी की सरहद पर नेपाल पुलिस गोलियों का शिकार बनने वाले 21 साल के विकेश कुमार के घर पर मातम पसरा है। विकेश लुधियाना की एक फैक्ट्री में काम करता था और लॉकडाउन में वापस घर लौटा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी मुश्किलों को जीतकर घर लौटे विकेश के लिए मौत ने इस तरह घात लगाई होगी। पत्नी सदमे की हालत में है और माता पिता के आंसू ही नहीं थम रहे। ऐसे हमारे खेतों में काम करने गए थे बॉर्डर के साइडों में,
वहीं पर जो एक घटना हुआ उसी का देखने का मामले से उसी साइड में था। वही नेपाल का सुरक्षा बल था, वही हमारे लड़के को अपराधी को मार दिया। भारत नेपाल की सरहद के बीच जिस जगह ये खूनी वारदात हुई वहां मौके पर आज तक की टीम पहुंची। मिट्टी पर अभी भी खून के निशान मौजूद हैं। हम अब जहाँ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये नेपाल की सीमा है, यानी कि ये नारायणपुर है, गांव है। और यहाँ आप देखिए खून के धब्बे, जिसको खुद नेपाल पुलिस अभी जो जांच करने यहाँ पहुंची थी उन्होंने यहाँ पर इसको सर्कल किया है। देखिए खून के धब्बे हैं जो यहाँ पर साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरीके से जो विकेश की मौत के बाद फायरिंग की घटना में उसके बाद पुलिस जो नेपाल पुलिस है उसके बॉडी को यहाँ से खींच के ले जाना चाह रही थी, उसको भी कहीं ना कह सकते हैं कैप्चर करना चाह रही थी। जैसे कि राम लगन को इन लोगों ने बंधक बनाया। यहाँ भी देखिए खून के धब्बे आपको साफ तौर पे दिख सकते हैं। एक और ग्रामीण लगन राय को नेपाल पुलिस ने अगवा कर लिया था। भारतीय अधिकारियों के दबाव के बाद उसे रिहा तो कर दिया गया, लेकिन लगन राय के साथ क्या सलूक हुआ होगा उसकी हालत बता रही है। अफसर के कहली सर काला मार दिली हमें बचवा के, तो कैसे साला नहीं तने भेंट नहीं करने देगा या हवा से, तो हमको भी मारने पीटने लगा। हमको सर ना मारू पीटू। तौले में अफसर से बुला के 7, 8, 10 गो अफसर के लेके हवाई फायरिंग करे लागल, चेहटे उठे लागल, मार पीट करे लागल। नेपाल पुलिस का ये बर्बर चेहरा दोनों देशों के बीच एक पुरानी परंपरा में लालच के घालमेल का नतीजा है। दरअसल इस सरहदी इलाके में कई लड़कों की शादी नेपाल की लड़कियों से हुई है। लगन राय की बहू भी नेपाल की है। भारत की ये बहुएं अक्सर सरहद पर अपने मायके वालों से मुलाकात करती हैं। दोनों ओर से सुरक्षा बल भी इसमें सहयोग करते हैं। लेकिन इस बार नेपाल पुलिस लगन राय के परिवार से मुलाकात के एवज में पैसे मांगने लगी। मोहतरी जिला के गुलरिया गांव के रहने वाली है। वो वहाँ के लड़की है, यहाँ के पुतोहू है राम लगन राय के। वो अपने माता पिता से मिलने के लिए यहाँ पर आए थे अपने ससुर के साथ। और यहाँ जो है मिलने के लिए वो लोग भी नेपाल से आए थे, लेकिन मिलने नहीं दिया गया रुपया के चलते, और उसको जो है मारपीट कर गोली फायर कर दिया निहत्थे। नेपाल पुलिस जब पैसों के लिए खून बहाने पर आमादा हो गई, तब भारतीय सरहद पर तैनात एसएसबी जवान अपने लोगों की मदद करने के बजाय तमाशा देखते रहे। वो मारे क्यों, यही बात के लेके इधर से सशस्त्र लाया और सुना नहीं से फायरिंग करने को शुरू कर दिया। लगभग 1.25 घंटा गोली चली। वहाँ पे 2 प्रशासन इंडियन पुलिस जो वहाँ पे था, लेकिन हेड एसएसबी हेडफोन लगा कान में वहाँ पे खड़ा था, लेकिन वहाँ पे आया नहीं। 1.25 घंटा के बाद जो फायरिंग हो गया ना, हम अपना गाड़ी से लेकर सीतामढ़ी, उसके बाद सुने कि यहाँ पे एसएसबी आया। इस गोलीबारी में 2 लोग जख्मी भी हुए हैं। ये लोग भी नेपाल पुलिस की बर्बरता के चश्मदीद हैं। और पुलिस आया उधर से फायरिंग कर दिया है, 15-16 फायरिंग किया है। उसमें जो है सो आदमी आम जनता को गोली लग गया है, सब जगह पर लग रहा है। 5-6 आदमी, 2-3 का मौत हो गया है और 2 आदमी हम लोग इधर में भर्ती हैं। नेपाल पुलिस का ऐसा चेहरा वहां की सरकार के ताजा रवैये के मुताबिक ही है। चीन के साथ रिश्तों में चाशनी घोल रही नेपाल की ओयली सरकार पुराने संबंधों को भी ताक पर रखने को तैयार है। और इसी के चलते शनिवार को नेपाली संसद में भारतीय इलाकों को अपने नक्शे में दिखाने वाला विवादित विधेयक भी पास हो गया। रोहित सिंह, सीतामढ़ी, आज तक। दुनिया की सबसे खतरनाक महामारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जिंदगी से लेकर मौत तक कोरोना वायरस का आतंक है। दिल्ली में हालात ऐसे हो गए हैं कि अंतिम संस्कार के लिए 5 से 10 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है और ना कोई अर्थी उठाने वाला है, ना कोई कंधा देने वाला। राम नाम सत्य है, बाकी सब झूठ। वो झूठ जो इन चिताओं के साथ साथ जल रही है, वो झूठ जिसकी खेती हुक्मरानों ने की, वो झूठ जिससे इंसानियत शर्मसार है। इन उठती चिताओं की लपटों के साथ आज बहुत कुछ चल रहा है। सरकारों के कस्मे वादे चल रहे हैं, सिस्टम का नकाब चल रहा है। फकीर भी गए, साधु संत भी गए। एक दिन आना तो सबको यहाँ पर है। इस दरवाजे पर सबको दस्तक देनी है। राजा हो या रंग, फकीर हो या साधु संत, लेकिन ऐसे भी कोई आता है। दिल्ली में अंतिम यात्रा की राह लंबी हो गई है। इंतजार बढ़ गया है। आंखों के आंसू सूख गए हैं, लेकिन दर्द बेहिसाब है। कोरोना की मौत से अंतिम संस्कार का वक्त
और जगह भी मिलना मुश्किल हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार गहराता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सबसे बड़े निगम बोध घाट में। तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक के बाद एक कोरोना के मरीजों की जो बॉडी है उनको यहाँ पर लाया जा रहा है, अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उनके साथ उनके परिजन भी हैं। दिल्ली के इस सबसे बड़े निगम बोध घाट में अगर कहा जाए तो 48 ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं जहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। दिल्ली की मोनिका के लिए वक्त काटे नहीं कट रहा। कोरोना से पिता की मौत हो गई, अंतिम विदाई देने निगम बोध घाट पहुंची तो जिंदगी की हकीकत से सामना हुआ। पिता के अंतिम संस्कार के लिए 5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। कोई व्यवस्था नहीं है ऐसा शमशान घाट में। लोग बॉडी लेके आ रहे हैं, उन्हें 5 से 8 घंटे तक की वेटिंग मिल रही है सीएनजी में। सर उन पे सुविधा ही नहीं है। पहले की सर 2-2 दिन की तो मोचरी में बॉडीज पड़ी हैं। दिल्ली के निगम बोध घाट में शवदाह के 100 प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें से 48 कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व है। लेकिन आलम यह है कि हर प्लेटफॉर्म पूरी तरह से भरे हैं। एक के बाद एक एम्बुलेंस में शवों को लाया जा रहा है। पेशे से वकील मोनिका पिछले कई रातों से सोई नहीं। इन्हीं चंद रोज में पहले एलएनजेपी अस्पतालों की बदहाली को करीब से देखा और फिर बाद में केजरीवाल सरकार के खोखले वादों को। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसमें हमें हमारे चीफ मिनिस्टर मिस्टर केजरीवाल इतना बोलते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, दिल्ली सरकार के लिए ये कर रहा हूँ, दिल्ली सरकार के लिए सर कुछ नहीं हो रहा। ये सिर्फ सब ढोंग है। मेरे फादर एक्सपायर हुए और पहले ILBS में थे, हमने उनको ट्रांसफर करा के LNJP में करा। LNJP में सर बिल्कुल केयर नहीं है। एक रमेश चंद के नाम से एक बॉडी थी और एक मेरे फादर का नाम है प्रेमचंद। उन्होंने मुझे पहले रमेश चंद की बॉडी दे दी। फिर मैंने उनको देखा तो मैंने कहा ही इज नॉट माई फादर। तब उन्होंने मेरे को बोला अच्छा फिर आप वेट कीजिए, अभी आपकी बॉडी तो आई नहीं है। सर इतनी लापरवाही। कोरोना के इस संक्रमण काल में मौत नरक बन गई है। मौत के बाद भी सुकून नहीं, शमशान आकर भी लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। आज खाली कोरोना ही कोरोना है। कोरोना का आल दिल्ली के अंदर 200-250 का रोज का संस्कार हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी का कहर टूटा तो किसी के सिर से पिता का साया छिन गया, तो किसी ने अपने सहारे को खो दिया। वक्त से पहले मौत आ जाएगी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन शायद ही किसी ने यह भी सोचा होगा कि उसे आखिरी यात्रा में भी अपनों का कंधा नसीब नहीं होगा। ना निकलेगी शव यात्रा, ना होगा अंतिम स्नान, ना कोई दे सकेगा चिता को अग्नि। शमशान आकर भी मुक्ति के लिए करना होगा इंतजार। सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। दिल्ली और मुंबई अनलॉक से फिर से लॉक नहीं होंगे, लेकिन पंजाब ने एक बार फिर से यू टर्न लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है। अब शनिवार और रविवार छुट्टियों के दिन पूरा पंजाब बंद रहेगा। पूरा देश अनलॉक हो रहा है, लेकिन पंजाब के बाजार में इन दुकानों के शटर डाउन हैं। दोबारा सीमा पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और हर आने जाने वाले से सवाल हो रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने पंजाब को एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ कदम बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है। सूबे ने अहम फैसला किया है कि सार्वजनिक छुट्टी के साथ साथ शनिवार और रविवार को पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। जरूरी सेवाओं को छोड़ किसी को घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी। देश भर में भले ही अनलॉक है, लेकिन पंजाब सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन 5.0 का ऐलान कर दिया है। यानी कि अब की बार शनिवार, रविवार और पब्लिक हॉलिडे के दिन पंजाब में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। हालांकि आज शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी, लेकिन कल से संपूर्ण लॉकडाउन होगा, जिसमें एसेंशियल सर्विस को छोड़कर किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। सब कुछ बंद रहेगा, जिसके अंदर सिर्फ होम डिलीवरी हो सकती है और या केमिस्ट शॉप जो मेडिकली है वो एसेंशियल सर्विस। जी जी जी, सिर्फ एसेंशियल सर्विस। पंजाब में और भी सख्त फैसले किए गए हैं। सीमाओं को सील करने के साथ साथ इंटरस्टेट बसों को भी रोक दिया गया है। रेल या हवाई जहाज से आने वाले मुसाफिरों को सख्ती के साथ 14 दिन घरों में क्वारंटीन रहना होगा। पंजाब ने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि बीते दिनों में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव के जो मामले आए
उनमें ज्यादातर वो लोग थे जो राज्य में बाहर से आए थे। पंजाब एक बार फिर ऐसा करने के लिए मजबूर हुआ क्योंकि हाल में यहाँ कोरोना के केस काफी तेज रफ्तार में बढ़े हैं। अब तक यहाँ 2,986 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि 2,282 लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन 63 लोग अब तक कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में ही कोरोना के करीब 100 नए केस सामने आए। ये जिहड़ा लॉकडाउन और कर्फ्यू हाले असीं 2 हफ्ते तक कम से कम इसनूं अगे रखांगे, फिर आपां नूं हालात देखने पैणगे। लेकिन तुहानूं थोड़ी जी राहत मिलू ताकि तुसीं बाहर जाके घरां चों निकल के अपनी दुकानां तुसीं जा सको। पंजाब के शहरों में सड़क पर भी सख्ती दिख रही है। रात के कर्फ्यू को न मानने और नियम तोड़ने वालों के बड़ी तादाद में चालान काटे जा रहे हैं। पंजाब उन राज्यों में है जहां कोरोना के केस में अब तेजी देखी जा रही है। यही वजह है कि हालात बेकाबू होने से पहले राज्य ने फिर से लॉकडाउन की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बदेठी गांव में बच्चों के बीच मामूली कहासुनी हुई, लेकिन बच्चों की इस लड़ाई से सांप्रदायिक रंग ले लिया और फिर कहासुनी दो समुदायों के बीच एक बड़े विवाद में तब्दील हो गई। भीड़ ने दलितों की बस्ती पर हमला कर दिया और फिर बस्ती को फूंक डाला। बस्ती उजाड़ दी गई, एक एक कर तमाम घरों को फूंक डाला गया। 200 की भीड़ ने पहले गांव को घेरा, घरों से निकालकर मारपीट की। इतने से दिल नहीं भरा तो आग लगा दी गई। भैंस बकरी चराने को लेकर बच्चों की लड़ाई में दो संप्रदायों के बीच तनाव भड़का। आरोप है कि गांव के प्रधान और उसके लड़कों की शह पर लाठी डंडों से लैस भीड़ ने दलित बस्ती पर हमला कर दिया। सर वो बच्चे थे, बच्चे भैंस चराने गए थे, वहाँ मारपीट किए। उसके बाद आए हम लोग, गए वहाँ पे दोबारा, हम लोग 3-4 जन गए वहाँ पे। उसके बाद वहाँ सुलह हो गया। फिर इसके बाद वहाँ से 5, 6, 7 प्रधान और प्रधान के लड़के सब आ गए। फिर आने के बाद यहाँ पे आके मारपीट कर लिए। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ सुलह कर लिए। फिर इसके बाद वहाँ चले गए। फिर वहाँ 10, 15, 20 आदमी आ गए। धीरे धीरे ऐसे बढ़ते बढ़ते 200 के आदमी आ गए। इसी में हो गए मारपीट। फिर मारपीट करने के बाद आग लगा दिए। दो संप्रदायों के बीच बवाल की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आई। 37 लोग दबोचे गए, 57 नामजद आरोपी बनाए गए और 100 अज्ञात लोगों की तलाश जारी है। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट और रासुका लगाया गया है। हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो लोग इस घटना के अंदर सम्मिलित थे उनमें एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 35 अरेस्ट अब तक हो चुकी है और दबिशें दी जा रही है। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल कैंप किए हुए हैं। दलितों के जले हुए मकानों को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना से फंड देने का निर्देश दिया गया है। वहीं अब इस पर सियासत भी सुलग गई है। आरोपियों में एसपी नेता जावेद सिद्दीकी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जांच में एसपी नेता इस मामले में मास्टरमाइंड बनाए गए हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में आई है तब से लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। जातीय दंगे भी हो रहे हैं और समुदाय के भी आपस में मारपीट हो रही। क्यों? इसकी जिम्मेदार सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिए। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। उधर घेरे में एसपी नेता के आने से और उनके दबोचे जाने के बाद मायावती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम को सराहा। मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और दलितों के खिलाफ हो रहे अपराध पर तुरंत कार्रवाई को दुरुस्त बताया। बहरहाल अब मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। सीएम के आदेश पर एक एक आरोपी की तलाश जारी है। लापरवाही बरतने के आरोप में थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया। जौनपुर से राजकुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मशीन कोई भी हो, उसे किसी ना किसी को तो चलाना ही पड़ता है। अपने आप तो चलती नहीं है, लेकिन ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें कुछ मशीनें अपने आप चल रही हैं। इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर दहशत मचा रखी है। आप भी देखिए ये अजीबोगरीब तस्वीरें। रात के अंधेरे में एक सुनसान पार्क के ओपन जिम में अजीब सी हलचल। वो इंसान नहीं, लेकिन पार्क में जारी है कसरत। मशीनों में खुद ब खुद हो रही है हलचल। मशीनों को चला रही है कोई अदृश्य ताकत।
आधी रात को पार्क में अपने आप हिलती डुलती इन मशीनों को जिसने देखा उनके होश उड़ गए। मशीनों की हलचल ठीक वैसे जैसे कोई इन पर बैठकर कसरत कर रहा हो, लेकिन कसरत करने वाला वो शख्स कौन है ये कोई देख नहीं पा रहा। मशीन के हैंडल पूरी ताकत से ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं और ये हलचल लगातार चल रही है। देखते ही देखते चारों ओर खबर फैल गई। पार्क के रखवाले, माली सब जमा हो गए। पुलिस भी बुला ली गई, लेकिन किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि मशीनें अपने आप कैसे चल रही हैं। ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। पुलिस वाले भी ये मंजर देखकर हैरान हैं। वो खुद भी हैरान करने वाली इन तस्वीरों का वीडियो बनाने लगे। लोग अपने अपने तरीके से इसका मतलब भी निकालने लगे। किसी को ये भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है, किसी को अदृश्य ताकत का खेल लग रहा है, तो कोई दहशत में कुछ सोच ही नहीं पा रहा। इस घटना का वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर मशीनों की अपने आप हरकतें देख लोग अपनी अपनी अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन सच क्या है सोशल मीडिया पर वीडियो देखने वालों को पता नहीं। भूतिया कही जा रही इन मशीनों के सच से आज तक जल्द पर्दा उठाने वाला है। झांसी से अमित श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।